नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, इतिहास लेखन एमए हिस्ट्री प्रथम सेमेस्टर। मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का। और हम बात करेंगे इतिहास और भूगोल का आपस में संबंध। और ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी किस प्रकार एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। बस ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है। एमए प्रथम सेमेस्टर प्रश्न पत्र 1 इतिहास लेखन अवधारणा प्रणाली एवं उपकरण और इसकी इकाई 2 इतिहास का अन्य विषयों के साथ अनुशासन या संबंध और इस इकाई 2 के अध्याय 6 इतिहास का भूगोल से संबंध। इस अध्याय का हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं भूगोल वह मंच है जिस पर इतिहास के नाटक का मंचन किया जाता है। यह बात कौन कहते हैं? यह बात कहते हैं यह बात कहते हैं प्रोफेसर माइकल। प्रोफेसर माइकल क्या कहते हैं? भूगोल वह मंच है जिस पर इतिहास के नाटक का मंचन किया जाता है। यानी कि दोनों एक दूसरे से इस तरह संबंधित है कि दोनों को अलग करना असंभव है। जॉनसन आगे कहते हैं, भूगोल के बिना इतिहास तथा इतिहास के बिना भूगोल दोनों ही की कल्पना करना असंभव है। दोस्तों, इतिहास के 4 प्रमुख साधन होते हैं: व्यक्ति, स्थान, घटना, काल। और इन चारों के आधार पर ही इतिहास का लेखन होता है। और इन 4 में से 3 का संबंध भूगोल से है। 3 में कौन कौन से? व्यक्ति, स्थान और घटना का संबंध सीधे तौर पर भूगोल से होता है। इतिहास में हम मानवीय कार्य, व्यापार का अध्ययन करते हैं और भौगोलिक कारक भारतीय कार्य व्यापार को प्रभावित करते हैं। इतिहास में हम कुछ ऐसे विशिष्ट स्थानों का भी अध्ययन करते हैं जहाँ विशिष्ट घटनाएं घटित होती हैं। इस तरह से दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अब हम यहाँ पर देखेंगे भौगोलिक खोजों एवं उपकरणों का इतिहास। दोस्तों, मैं आपको सामान्य तौर पर पॉइंट्स के ज़रिए ही समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने से अच्छा है कि आप चीज़ों को दिमाग पर बैठा लें। जब आपको समझ में आ जाएंगी तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। जब भी आपको कोई प्रश्न लगता है कि बहुत कठिन है, तो आप कीजिए कि उसके अंदर जो पॉइंट के अंदर डिटेल लिखी है उनके शब्दों को सामान्य कीजिए। यानी कि कठिन शब्द है तो उन्हें छोटे छोटे कीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है सभ्यता, तो आप सभ्यता को संस्कृति भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। तो जब आपके आंसर के शब्द आपके मन मुताबिक होंगे तो आपको याद बहुत जल्दी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास करना एक बड़ी बात होती है। आइए यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। सभ्यताओं के संपर्क में सहयोगी। अब बताइए भाई कि भौगोलिक खोजें सभ्यताओं को कैसे जोड़ती है? कैसे भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से जुड़ी? कैसे जुड़ी? वास्को डी गामा कैसे आया भारत? नाव में बैठकर आया ना। वो भी एक भौगोलिक खोज थी। बास जो बार्थोलम्बो डियोस था, वह आशा अंतरीप यानी कि केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका तक कैसे पहुंचा? नाव से पहुंचा। वो भी एक भौगोलिक खोज थी। हेनरी द नेविगेटर कौन था? वह स्पेन का शासक था और उसने वास्को डी गामा, कोलंबस जैसे लोगों को भारत की खोज के लिए भेजा, जिसमें कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और उसे नई दुनिया कहा। इस तरह नई नई भौगोलिक खोजें हुई और नई सभ्यताओं का मिलन हुआ। इस तरह से पहला पॉइंट कंप्लीट होता है कि सभ्यताओं के संपर्क में सहयोगी। दूसरा बिंदु आता है अंधविश्वास की समाप्ति। दोस्तों, जब 1453 के बाद यूरोप में पुनर्जागरण का प्रारंभ हुआ तो शुरुआत में वहाँ पर एक प्रकार का अंधविश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी चपटी है और यह बात को चर्च भी मानता था। इस बात को क्या किया कि कोपरनिकस ने कहा कि भाई पृथ्वी तो गोल है। तो चर्च ने उसे सजा दे दी और एक विद्वान को तो जिंदा जला दिया गया था कि उसने सिर्फ इतना कहा था कि पृथ्वी गोल है। बाद में जब गैलीलियो ने खोज की, नई खोज की, उसकी दूरबीन की,
कुतुबनुमा की, तो लोगों को पता चला कि पृथ्वी गोल है और तब इनके अंधविश्वास की समाप्ति हुई। इसी तरह भारत में भी जब अंग्रेज़ों का काल था या उससे पहले एक प्रकार के अंधविश्वास का चलन था कि समुद्र की यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती भारतीयों को बिठा बिठा कर अफ्रीका भेजा या फिर बर्मा भेजा, तब बहुत सारे भारतीयों को यह समझ में आ गया कि ये तो नहीं मरे, इसका मतलब समुद्र की यात्रा करना कोई पाप नहीं है। क्योंकि भारत के लोग समुद्र को देवता मानते थे, जल देवता पर पैर रखना तो पाप है, जल देवता पर यात्रा कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार इस अंधविश्वास की भी समाप्ति होती है। यहाँ दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट होता है। तीसरा पॉइंट आता है कंपास का ज्ञान। कंपास कंपास यानी कि दिशा सूचक यंत्र। कंपास के साथ साथ इस समय जो एस्ट्रोलॉब, यहाँ आप बुक में देख सकते हैं, इस समय एस्ट्रोलॉब यानी कि अक्षांश जानने वाला यंत्र और कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार हुआ 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में जब पुनर्जागरण चल रहा था यूरोप में, तब यहाँ पर नवीन आविष्कार हुए, उसके साथ ही कंपास का भी ज्ञान हुआ। जब कंपास का ज्ञान हुआ तो सही दिशाओं का ज्ञान होने लगा, और सही दिशाओं के से राजा महाराजाओं को सही दिशाएं मिलने लगी थी। उन सही दिशाओं के कारण उनका अच्छा साम्राज्य बना, और उन अच्छे साम्राज्य के कारण एक अच्छा इतिहास बना। यहाँ देखिए चौथा पॉइंट, भौगोलिक खोजों से संपर्क आसान हुए। भौगोलिक खोजों से संपर्क आसान हुए। वास्को डी गामा भारत आया, उसने भारत से मसाले ले गए, पुर्तगालियों को और समेट के लाया। उसके बाद स्वीडिश, फ्रांसीस, ब्रिटिश सब आ गए। इससे क्या हुआ, इससे संपर्क आसान ही हुआ ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्हें 100-200 किलोमीटर या फिर 2500-2000 किलोमीटर और ज़्यादा चलकर आना पड़ा था। उन्होंने और नए नए रास्ते खोज लिए। इसी तरह भौगोलिक खोजों से संपर्क आसान होता है, ना कि कठिन। यहाँ पर अगला और आखिरी पॉइंट देखिए, इतिहास को लिखने व समझने में आसानी। दोस्तों, जब आपके पास भौगोलिक जानकारी होती है, जब आपके पास मानचित्र, रेखाचित्र, एटलस या फिर ग्लोब की जानकारी होती है, तो आपको किसी भी राज्य के क्षेत्र या फिर किसी भी शासक के क्षेत्र के बारे में जानने में कोई भी कठिनाई नहीं होती। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर राजा भोज का राज्य क्षेत्र बताइए, तो राजा भोज का था भोपाल। अब भोपाल कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में है। विक्रमादित्य का बताइए, विक्रमादित्य का है उज्जैनी। उज्जैनी कहाँ है? उज्जैन में है, और उज्जैन को ही उज्जैनी कहते थे। इस तरह जब आप राजा महाराजाओं के क्षेत्राधिकार के बारे में अच्छे से भौगोलिक तरीके से जानने लगेंगे, तो आपको उनके बारे में पढ़ने में और भी इंटरेस्ट आएगा। इसलिए कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप किसी क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, तो अपने कमरे में लगे वर्ल्ड मैप या फिर इंडिया के मैप से उसकी वर्तमान स्थिति जानने की भी कोशिश करें। इससे आप विषय के प्रति और आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। अब देखते हैं अगला बिंदु। अब यहाँ पर देखते हैं हम अगला अब यहाँ पर मैं आपको अगला क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, इतिहास में भूगोल का महत्व। दरअसल दोस्तों, इतिहास और भूगोल का संबंध, इसमें उतने ज़्यादा फैक्ट नहीं है या फिर उतने ज़्यादा तथ्य नहीं है, सन नहीं है, नॉर्मल सी भाषा में लिखा है। इसलिए अगर आप सिर्फ समझ लेते हैं तो आपको आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। वैसे भी इस क्वेश्चन से आंसर बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समझना ज़रूरी नहीं होता तो पुस्तक में छापना भी ज़रूरी नहीं होता। इसीलिए समझते हैं इतिहास में भूगोल का महत्व, कि इतिहास में भूगोल का क्या महत्व है। मानचित्र एवं रेखाचित्र द्वारा इतिहास को समझना। दोस्तों, अगर आप अशोक, मौर्य वंश, गुप्त वंश, किसी भी वंश की जानकारी आप मैप के द्वारा समझेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो पेशावर से लेके इधर बंगाल तक, और फिर उत्तर में उत्तर से लेकर नीचे दक्षिण नर्मदा नदी तक कैसे मौर्यों का साम्राज्य रहा, और इसके बाद अलग अलग वंशों का साम्राज्य रहा। जब आप सही तरीके से समझने का प्रयास करेंगे मानचित्र के ज़रिए, तो आपको इतिहास और भी रोचक लगेगा और समझने में आसानी होगा। दूसरी, आक्रमणकारियों एवं यात्रियों द्वारा मार्गदर्शन। दोस्तों, सिकंदर, मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गौरी, या फिर बाद में आए जो अब्दाली,
फिर नादिर शाह, ये सब आक्रमणकारी थे और इनके ज़रिए हमें रास्तों का, नए नए रास्तों का पता चलता है। साथ ही जो अलग अलग इतिहासकार आए, हैंसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, फायान हो गया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज आया। इस तरह के अलग अलग आक्रमणकारियों के द्वारा या फिर यात्रियों के द्वारा हमें नए नए मार्गों की जानकारी होती है कि ये किस तरह से, किन मार्गों से आए थे, और इनसे हमें सम्राटों या फिर राज्यों के क्षेत्राधिकार के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा बिंदु हम देखते हैं सम्राटों के राज्यों की सीमा निर्धारण का महत्व। आप इसे सामान्य शब्दों में लिख सकते हैं, साम्राज्यों की सीमा निर्धारण में महत्व। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से साम्राज्यों की सीमा निर्धारण में महत्व होती है। तो कई बार हम देखते हैं कि अगर छिंदवाड़ा में ज़्यादातर आपको सिक्के मिल रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, छिंदवाड़ा जो कि हमारा ज़िला है जहाँ से मैं हूँ, अगर आपको छिंदवाड़ा में ज़्यादातर मौर्य साम्राज्य के सिक्के मिल रहे हैं तो इसका सामान्य अर्थ मिलता है कि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र रहा होगा। अगर यहाँ पर शुंग वंश के ज़्यादातर सिक्के, पुरातत्व लेख, शिलालेख, अभिलेख, प्रमाण मिल रहे हैं तो यह उनका क्षेत्राधिकार होगा। इस प्रकार से भौगोलिक परिदृश्य के जरिए हम इतिहास को आसानी से समझ सकते हैं। चौथा बिंदु आता है व्यापार व्यवसाय में आवश्यक। दोस्तों, जो यूरोपीय हमारे यहाँ आए, उन्होंने व्यापार के नए नए मार्ग खोजे। सबसे पहले वो आए थे दक्षिण अफ्रीका के नीचे होते हुए, फिर उन्होंने पनामा कैनाल के ज़रिए वो आने लगे, माफ़ कीजिएगा, सुएज़ नहर के ज़रिए वो बाद में आने लगे। फिर उन्होंने छोटे और नए नए मार्गों को खोज लिया, जिसके ज़रिए व्यापार और व्यवसाय में आसानी हुई। आज भी छोटे छोटे समुद्री मार्गों, जो कम दूरी वाले हो, जिनसे आसानी से जल्दी पहुंचा जा सके, उन मार्गों को खोजने का प्रयास किया जाता रहा है। पांचवा बिंदु देखते हैं ऐतिहासिक स्थलों का ज्ञान। दोस्तों, अगर आपको पता चले कि कोई ऐतिहासिक स्थल आपके भौगोलिक मैप में है, जैसे आप सांची, खजुराहो या फिर किसी भी भौगोलिक मैप में एक महत्वपूर्ण स्थान को टिक कर लीजिए और उसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए। तो इससे आपको मैप के ज़रिए बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि उस महत्वपूर्ण नगर के आसपास और कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल थे। जैसे हम सांची की बात करें तो सांची की स्थापना सांची में ही क्यों हुई? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो अशोक थे, उनका ससुराल विदिशा का था और विदिशा के पास सांची था। और दूसरी बात यह है कि जब वो अपने साम्राज्य से निकलते थे तो विदिशा होते हुए जाते थे, इसीलिए उन्होंने विदिशा के पास पहाड़ियों में एक नगर की स्थापना की जिसका नाम सांची रखा। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। इस तरह आप भौगोलिक जानकारियों के जरिए भी आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर छठवां बिंदु आता है कि ऐतिहासिक घटनाओं का प्रभाव। ऐतिहासिक घटनाओं का प्रभाव, तो भौगोलिक मैप के ज़रिए हम ऐतिहासिक घटनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर छठवां बिंदु आता है, माफ़ कीजिए, सातवां बिंदु आता है युद्धों पर भौगोलिक प्रभाव। दोस्तों, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आइए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। हुमायूं चौसा के युद्ध के समय 3 माह अप्रैल से 26 जून 1939, माफ़ कीजिए यहाँ पर डेट थोड़ी गलत है, सॉरी, 1539 ईस्वी तक शेर शाह के सामने सेना सहित डटा रहा लेकिन आक्रमण नहीं किया। उधर चतुर शेर शाह बरसात के मौसम आने का इंतजार कर रहा था क्योंकि मुगल शिविर कर्मनासा और गंगा नदी के बीच निचले स्थान पर लगा हुआ था, जबकि शेर शाह का शिविर पहाड़ियों में ऊंचे स्थान पर लगा था। हुमायूं अदूरदर्शी था और वह यह तथ्य न समझ पाया। जैसे ही वर्षा आरंभ हुई, मुगल शिविर में पानी भरने के कारण अव्यवस्था फैल गई तथा शेर शाह ने 26 जून 1539 ईस्वी को आक्रमण कर हुमायूं को आसानी से परास्त कर दिया। तो यहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा और इसके बाद भी हुमायूं को अकल नहीं आई और एक बार और 17 मई 1540 ईस्वी को बेलग्राम की युद्ध में भी यही भौगोलिक कारक उसकी हार का कारण बना। मुगल शिविर बेलग्राम के निकट
मुगल शिविर बेलगाम के निकट गंगा नदी से 3 किलोमीटर दूरी पर लगा था। 15 मई 1540 को भारी वर्षा के कारण मुगल कैंप में पानी भर गया और इससे पहले ही मुगल ऊंचे स्थान पर शिविर लगाने की सोचते शेर शाह ने इसका लाभ उठाते हुए एक तीव्र आक्रमण करते हुए न केवल हुमायूं को परास्त किया बल्कि भारत में अफगान साम्राज्य की स्थापना की और हुमायूं को देश छोड़कर ही भागना पड़ गया। इस तरह भौगोलिक दृष्टि से भी भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आप महाराज छत्रपति शिवाजी की बात कर लें तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र से आते थे और उनका जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, बहुत ज़्यादा मैदान नहीं है, जिसके कारण मराठों की जो युद्ध नीति थी वह छापामार या गौरिल्ला पद्धति थी कि एक बार में ही चारों ओर से घेर कर दुश्मनों को मारना, क्योंकि मैदान तो है नहीं तो एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए हर तरफ से अचानक से टूट पड़ते थे और दुश्मन को पता भी नहीं चलता था। लेकिन यही मराठों की छापामार गुरिल्ला नीति तृतीय पानीपत के युद्ध में कमज़ोर पड़ गई, क्योंकि पानीपत का युद्ध पानीपत में हुआ और वहाँ पर मैदानी इलाका था। वहाँ पर मैदानी इलाकों में मराठों की गोरिल्ला या छापामार पद्धति नहीं चल सकी, जिसके कारण 1539 में हुए इस युद्ध में इन्हें पराजित झेलना पड़ा। और दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि जो पानीपत का युद्ध था वो हुआ था 14 जनवरी 1761 में हुआ था और यह हुआ था नादिर शाह की सेनापति अहमद शाह अब्दाली और मराठों और मुग़लों की संयुक्त सेना के बीच में। लेकिन भौगोलिक सीमाओं ने भौगोलिक जो वातावरण है उसने मराठों का साथ नहीं दिया और इन्हें पराजय झेलना पड़ा। इसके साथ ही अगर आप नवीन उदाहरण देखना चाहें तो 1999 का कारगिल वॉर देख सकते हैं, जहाँ पर पाकिस्तान के पास एक सुदृढ़ और मजबूत स्थिति थी, क्योंकि वो पहाड़ियों में था और भारतीय सेना नीचे थी। किंतु भारतीय सेनाओं की यह वीरता ही कही जा सकती है कि इस भौगोलिक सीमा के उलट होने के बावजूद भारत ने कारगिल युद्ध को जीता था। तो यहाँ पर दोस्तों हम सभी को गर्व है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि हमारी भारतीय सेना बहुत मजबूत है। दोस्तों इस तरह से ये खत्म होते हैं दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न। और अगर यहाँ पर पूछता है कि इतिहास और भूगोल के आपसी संबंधों की व्याख्या कीजिए तो आप दोनों ही प्रश्नों को मिला जुला कर लिख सकते हैं। साथ ही इंट्रोडक्शन में परिभाषा को देना ना भूलें, क्योंकि जब आप किसी कोटेशन को लिख देते हैं तो आपका आंसर अफेक्टिव बन जाता है, अट्रैक्टिव बन जाता है और आपको अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाबा आम्बेडकर कहते हैं, यदि हम अपनी खुशियाँ लोगों के बीच साझा नहीं करते तो यह समाप्ति ही हो जाती है। दोस्तों खुशी हो या ज्ञान हो, लोगों को बांटते रहिए और जब आपके पास धन भी ज़्यादा हो जाए तो उसे भी लोगों को बांटते रहिए, क्योंकि अपने तक किसी भी चीज़ को रखना तो स्वार्थ कहलाता है। निस्वार्थ बनिए। फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।